स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है और हमने स्पेशल फोकस दिया है कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है फिश प्रोडक्शन से या एक्वाकल्चर से या हाइड्रोपोनिक्स से, हमारी कोस्टल लाइन और हमारे मेन लैंड से, दोनों जगह से इंडिया की रैपिड ग्रोथ हो रही है। तो इंडिया इसको अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में ना सिर्फ एक पार्ट बना के रख रहा है कि हम यहां पर ग्रोथ करेंगे टू मीट आउट अपने नेशनल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन, रैदर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो अब जो ब्लू इकोनॉमी का सेक्टर आप देख सकते हो, फिशरीज का सेक्टर जहां पे इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स तमिलनाडु ने आप देखो कितना बड़ा क्लेम किया है ब्लू इकोनॉमी को लेके, एम्स एट $5 बिलियन इकोनॉमी ऑफ फ्रॉम एक्वाकल्चर इटसेल्फ। सो ब्लू इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले वी हैव टू गेट इनटू द डिटेल। ब्लू इकोनॉमी है क्या? ब्लू इकोनॉमी देखो, इंडिया की कोस्टल लाइन जो है, इंडिया एज अ स्टेट, इसकी कोस्टल लाइन है 7,514 किलोमीटर्स। 7,514 किलोमीटर्स इंडिया के ये जो कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स जो डिफरेंट कोस्टल स्टेट्स हैं। तो आप देखो पहले क्या था, यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ था। तो ये स्टेट्स जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेट होते थे, यानी कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं ये चाहते थे कि हम ट्रेड करें, हम और ग्रो करें, अपने फिशरीज़ को एक्सपोर्ट करें, लेकिन इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को हम रेगुलेट करते थे कोस्टल रेगुलेशन जोन से। अब हमने क्या किया है, हमने बना दिया है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो है वो सुपरसीड करेगी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को, और कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि हमारे जो लोकल कम्युनिटीज जैसे कोली कम्युनिटी हो गई, ये बहुत अच्छे से अच्छा ट्रेड कर पाए। आप देख सकते हो यहाँ पे सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसी में बहुत ज़्यादा कारगर है और साथ दे रहा है कि हम किस तरीके से अपने मत्स्य पालन को बढ़ावा दे सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड आपने क्या देखा, सस्टेनेबल यूज। हमें इसको इस तरीके से यूज करना है कि इंटरजेनरेशनल पैरिटी रहे। इंटरजेनरेशनल पैरिटी का मतलब है दोस्तों कि हमें इस तरीके से हार्नेस नहीं करना है अपने मत्स्य पालन को कि आगे आने वाली जनरेशन पे खतरा मड़ रहा है, या फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं ओशन में, उनकी पॉपुलेशन खतरे में आ जाए। ठीक है। सो रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड्स एंड इकोसिस्टम हेल्थ। लाइवलीहुड एंड इकोसिस्टम की हेल्थ भी देखनी है हमको, जो फूड चेन, फूड वेब है वो बहुत अच्छे से काम करे। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर नंबर 1, मरीन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे वहां पे आप पढ़ोगे डुगोंग, जिसको हम सी काऊ कहते हैं। ठीक है, IUCN स्टेटस तो वल्नरेबल है, बट उसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। कई सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड मरीन बायोडाइवर्सिटी वहां पे रहती है। तो जब हम फिश पकड़ने जाते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े नेट्स यूज करते हैं या ट्रॉलर्स यूज करते हैं, तो उन नेट्स में कई बार ये भी फंस जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि मरीन बायोडाइवर्सिटी पे कोई भी खराब इंपैक्ट ना पड़े। कोस्टल टूरिज्म, अब तो आप सब लोग जानते होंगे, जैसे ही प्लान बनता है, कहीं से फ्री हुए एग्जाम दे करके कहाँ जाना है, गोवा जाना है, कहाँ जाना है, LAP जाना है, या बैक वाटर्स ऑफ केरला जाना है। सो वहां पर जब आप कोस्टल टूरिज्म के लिए जाते हो, इवन आप अंडमान एंड निकोबार जाते हो, तो वहां पर आप बहुत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते हो, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, हम कोरल्स तक जाते हैं पास में। अब कोरल्स के पास आप फोटो खिंचवाने तो चले जाते हो, लेकिन आप किस तरीके से मरीन बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट कर रहे हो वहां पर। सो टेरेस्ट्रियल लैंड तक हमने बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया है, लेकिन जब हम मरीन बायोडाइवर्सिटी में जाएंगे तो हमें यह ध्यान देने की बात है, एक कॉशन की बात है कि हम उसको इंपैक्ट ना करें। उसके लिए FEE, ठीक है, डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे बहुत अच्छे कोस्टल को एक सस्टेनेबल तरीके से कैसे प्रमोट करना है उसकी भी बात करती है। शिपिंग एंड पोर्ट्स इंडस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो भी सस्टेनेबली जाए, क्योंकि शिप इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, एंड वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर। मरीन एनर्जी,
इफ आई टॉक अबाउट मरीन एनर्जी, तो आप देखो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि हम जो वाटर करंट्स हैं, हाई लेवल टाइड्स एंड लो लेवल टाइड्स, और उनके बीच में जब ओशन के अंदर और बाहर टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, तो हम यहाँ से ओटेक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ओटेक। ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी से हम एनर्जी जनरेशन कैपेसिटीज भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, 2 मिलियन फिशर फोक्स हैं, कम्युनिटीज हैं जो डिपेंडेंट हैं अपनी रोजमर्रा के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए, खाने पीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए ऑन फिश प्रोडक्शन। 10% ऑफ वर्ल्ड्स फिश बायोडाइवर्सिटी इंडिया में मिलती है, भारत में मिलती है, और थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली। अभी इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट हो गया है, थर्ड लार्जेस्ट से जस्ट बढ़ करके इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना। चाइना नंबर 1 पर है। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, हम क्यों इसलिए बात कर रहे हैं? देखो, इकोनॉमी जो है वो उसके इम्पैक्ट्स सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं। पॉलिटिकल मतलब उन स्टेट्स को बहुत फायदा मिलेगा, वहां पे आमदनी बढ़ेगी, वहां पे एफडीआई आएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी। तो आप समझो, अगर कोई भी फिश पर्टिकुलरली एक पेरिशेबल है, ठीक है, पेरिशेबल फूड आइटम है, जो कि अगर सही से रख रखाव नहीं किया गया बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं, बर्फ की सीलियों के साथ रखेंगे, सो दैट कि वो बहुत टाइम तक सरवाइव कर सके। अब वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आएंगी, वो चाहेंगी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे वेस्ट एशिया हो गया या साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जहाँ पर हम इन फिश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो, एक्सपोर्ट करना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक्सपोर्ट करने से डॉलर्स मिलेगा इंडिया को, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ग्रो करेगा, और तो और अच्छा प्रीमियम मिलेगा, उसका दाम बहुत अच्छा मिलेगा। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से सोशल इंपैक्ट देखिए, वहां की जो कम्युनिटीज हैं, जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, वो डिपेंडेंट है, उनकी लाइवलीहुड यही है कि फिश पकड़ना है, मार्केट में सेल करना है और अपनी आमदनी चलानी है। अगर उनको अच्छे दाम मिलने लग जाएंगे तो कितना फायदा होगा? उनको अगर अच्छे दाम मिलने लग जाएंगे तो कितना फायदा होगा? इसलिए आप समझो कि उनकी सोशल लाइफ इंप्रूव होगी, उनका सोशल जो सिक्योरिटी नेट है वो इंप्रूव होगा। और इकोनॉमिक इंपैक्ट आपको पता है, 4 मिलियन पीपल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मरीन फिशरीज इन इंडिया, और वो फूड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करेगा। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ, इंडिया की पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ से ज़्यादा है, इतनी पॉपुलेशन के साथ हमें इंश्योर करना पड़ेगा एनी हाउ कि भाई हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। डिबेट अबाउट वेज एंड नॉन वेज फूड ये सेकेंडरी है, बट हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन भी है। तो पॉइंट ये है कि हमें इस फूड बेस्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है और इंडिया के फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अफोर्डेबल सी फूड प्रोटीन, तो वहां पे प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है। अब आप देखो, मैं अगर आपको बताऊं सोशल इंपैक्ट, भारत में खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है। जब हम गरीब देश हुआ करते थे आजादी के पहले, तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड हम ज्यादा खाते थे, कार्ब, ठीक है, कार्ब हम ज्यादा खाते थे। अब हमारी जो प्रवृत्ति है वो ये है कि जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, खर्च कर पाने की क्षमता बढ़ रही है, तो वैसे ही हमारा प्रोटीन कंजम्पशन यानी मिल्क, एग, सी फूड ये बढ़ता जा रहा है। तो हम फूड सिक्योरिटी से वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। Food security से we are moving towards nutritional security. It boosts employment in coastal communities from fishing to tourism to processing. ठीक है, encourages eco-friendly practices, बहुत eco-friendly practices हैं वहाँ पर। उन practices से देखो, eco-friendly क्यों? क्योंकि हम sustainably grow करना चाहते हैं, including marine conservation and biodiversity. आपको पता है लक्षद्वीप का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, लक्षद्वीप में भी हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन क्योंकि लक्षद्वीप में कोरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जब वहाँ पे कोरल्स हैं तो उन कोरल्स को प्रोटेक्ट भी हमें करना है, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को हमें प्रमोट करना है कंजर्वेशन के लिए। तो कोरल बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व किया जाए ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वहाँ पर पर्टिकुलरली लक्षद्वीप अगर मैं आपको बताऊं, तो बहुत कम लोगों की जाने की परमिशन है एट अ टाइम। आपको पहले से ही अपने रिजर्वेशंस, अपनी बुकिंग्स करानी पड़ती हैं, ठीक है। इंडिया इन ग्लोबल कंपैरिजन, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें, देखो चाइना नंबर 1 है, एग्रीगेट स्टेट ड्रिवन मरीन
इकॉनमी मॉडल, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है चाइना की, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है चाइना की, आप समझ लीजिए। सो ना सिर्फ कोस्टल स्टेट्स, मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कोस्टल स्टेट्स पे, लेकिन मैं बताऊं इंडिया में जो हमारा इनलैंड प्रोडक्शन है वो हमारे कोस्टल लैंड से ज़्यादा है फिश का। हमारा इनलैंड फिश प्रोडक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कोस्टल लैंड। nascent sectoral needs integrated vision, 70 to 80 बिलियन डॉलर्स, 70 से 80 बिलियन डॉलर का धंधा बनाने की कोशिश है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इसके साथ। इंडोनेशिया में अगर हम देखें, फोकस ऑन फिशरीज मरीन टूरिज्म, 250 बिलियन डॉलर्स, 250 बिलियन डॉलर। इंडोनेशिया भारत से बहुत छोटा देश है, लेकिन आप देखोगे कि इंडोनेशिया जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस तरीके से उसके पास कोस्टल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 250 बिलियन डॉलर्स का ये बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, पोर्तुगाल, अगर नॉर्वे की बात करें यहाँ पे, तो सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन टेक इंटेंसिव 500+ बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है यहाँ पे सी फूड की। तो इंडिया अगर इनका एग्जाम्पल लेता है, ग्लोबल एग्जाम्पल लेता है इन प्लेयर्स का, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें भी इस तरीके से अपने मॉडल को ग्रो करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट हो, हमारे वहाँ पे जो कम्युनिटीज़, जो लोग डिपेंडेंट हैं इन सेक्टर्स में, उनको फ़ायदा हो। और बीच में जैसे ये ग्रो होगा तो हमारे एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको भी कहीं ना कहीं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट करने का मौका मिल जाएगा। तमिलनाडु's ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी क्या है? उनकी स्ट्रैटेजी सी फूड एक्सपोर्ट ग्रोथ 2030 तक का टारगेट लिया इन्होंने कि हम $5 बिलियन का कर देंगे, विच इज अ वेरी गुड बिग नंबर। $5 बिलियन अगर सिर्फ एक स्टेट से आ जाए तो बाकी महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। फिशरीज के ये इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहे हैं। आप देखो, जैसे हमको कहीं भी डेवलपमेंट करनी पड़ती है तो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे हब एंड स्पोक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यूज करते हुए, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यूज करते हुए हब एंड स्पोक मॉडल पे ये फिशरीज इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं। कोल्ड चेन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो मैंने आपको बताया, प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब जो फिश की पैकेजिंग हो वो इस तरीके से हो, उस कंटेनर में हो जहां पर आप कोल्ड प्रोसेसिंग, उसमें आइस क्यूब्स या फिर आइस के पैलेट्स रख करके उसको एक्सपोर्ट कर सको 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब वो कंटेनर में जा रहा हो तो फिश की क्वालिटी खराब ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कोल्ड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड चेन का, इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन और लॉजिस्टिक्स। फिश बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए हमने, डायरेक्टली फिश को ही एक्सपोर्ट नहीं किया, फिश बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक्स, हाई वैल्यू स्पीसीज एंड एक्वाकल्चर, हमारा फोकस है यहाँ पे, हम हाई वैल्यूज जिसका प्रीमियम दाम मिलने वाला है उसको हम एक्सपोर्ट करें। स्किल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर, स्किल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर, ताकि लोग जो है, अब देखो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओल्ड जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके तहत आप ज़्यादा अच्छा मत्स्य पालन नहीं कर सकते हो, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे। साइंटिफिक मेथड्स प्ले अ वेरी पिवटल रोल कि हम किस सीजन में किस फिश को कल्टिवेट करें, फिर उनका ब्रीडिंग टाइम पीरियड क्या होता है। अब आप देखोगे क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत इम्पैक्ट आता है। ईस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बार बार आप देखोगे साइक्लॉन्स का खतरा रहता है। अब तो वेस्टर्न कोस्ट पे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे साइक्लॉन्स आ रहे हैं। प्लस आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कि कब कब मरीन हीट वेव्स आ रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डेटा चाहिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, मॉनसून का डेटा चाहिए, हमें ये चाहिए कि कब वहाँ साइक्लॉन्स आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते हैं, और ये डेटा हमें साझा करना होगा वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, और उनको स्किल बतानी पड़ेगी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न गैजेट्स देने पड़ेंगे ताकि वो बेटर प्रैक्टिसेस कर पाएँ। स्किल, और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूरी है कि हम अपनी जो यूथ की पॉपुलेशन है, देखो जॉब्स तो हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, हर सेक्टर में करनी पड़ेगी, हर एक सेक्टर में जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हो, चाहे वो स्पेस टेक हो, चाहे वो डिफेंस टेक हो, चाहे वो फिशरीज सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हर एक सेक्टर में स्किल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी स्किल और वेलफेयर,
कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि उनकी जो कम्युनिटी है उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। सो वाटर में वो बहुत टाइम तक रहते हैं, उनके हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, स्किन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है उस पानी में। तो उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि कोस्टल टूरिज्म और क्लीन एनर्जी भी प्रमोट हो। तो जो हम $5 बिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ मत्स्य पालन नहीं है, उसमें सब कुछ है इंक्लूसिव होकर के। हमने उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा, उनके वेलफेयर के लिए भी काम किया। और कोस्टल टूरिज्म अगर हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के साथ अच्छे प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, उनके रख रखाव की व्यवस्था अच्छी होगी, और साथ ही साथ जो वहाँ पे कचरा फैला दिया जाता है या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हों और वहाँ पे बेटर मैनेजमेंट हो, तो इस तरीके से हम अच्छे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और वहाँ की क्वालिटी ऑफ वाटर वो भी नहीं खराब होगा, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी इंटैक्ट रहेगी। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, देखो सरकार एक फैसिलिटेटर है, सरकार ही जब इनिशिएटिव लेगी तब चीजें बहुत अच्छी होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है तमिलनाडु स्टेट के लिए कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अग्रसर है इस चीज को लेकर के, वो प्रमोट कर रही है इस चीज को कि हम किस तरीके से स्टेट की कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएं। फंड्स फ्रॉम ब्लू रिवोल्यूशन एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, MSY मीन्स मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो आप देखोगे तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड का ये लोगो है, तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड, इसका सपोर्ट है फिशरीज कम्युनिटीज के साथ। और इसके साथ सरकार कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स, जो वहाँ के लोकल रीजनल प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी कुछ कुछ पैसा लेकर के आए, कोई 50 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को इस बड़े से पार्क में स्टैब्लिश करें। सरकार वहाँ पे पार्क बनाने जा रही है, मरीन बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो आप उस पार्क में फिशरीज को, एग्रीकल्चर, फिश कल्चर को अपना बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। GIS एंड रिमोट सेंसिंग फॉर बेटर प्लानिंग, हम वहां पर रिमोट सेंसिंग के थ्रू, अब हमारी सैटेलाइट्स तो बहुत अच्छा कर रही हैं, इसरो ने इतना अच्छा डेवलपमेंट कर लिया, तो हम उसकी प्लानिंग को और अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कोलैबोरेशन विद ICAR एंड CMFRI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज। तो हम हर मिनिस्ट्री का, देखो एक होता है कि मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट चाहिए, स्टेट का भी सपोर्ट चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च ही का बहुत बड़ा योगदान है कि हम फिश में भी, ठीक है, पेंगासिस इकारिया नाम के फिश हमने नहीं खोजी, इकारिया ICAR के नाम पे नाम गया, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सपर्ट हैं इस डोमेन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, सरकारी संस्थान, उनका सहयोग रहे, प्राइवेट प्लेयर्स का सहयोग रहे, और सरकार जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, आपको जमीन प्रोवाइड कर दे, आपको स्किल सेट प्रोवाइड कर दे, आपके लिए वेलफेयर के लिए कुछ पैसे दे दे। तो इस तरीके से एक, आप समझो कि एक कॉन्सोनेंस में हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। चैलेंजेस टू एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चैलेंजेस को भी मद्देनजर रखें। एक तरफ हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ओवर फिशिंग एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। जब प्राइवेट प्लेयर आता है, देखो ये सवाल बिल्कुल सही है, जब भी प्राइवेट प्लेयर आता है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो चाहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें। उस प्रॉफिट को बनाने के लिए लोग ये नहीं देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं आंध्र प्रदेश का। वहां पर सरकार को मुहिम चलानी पड़ी कि हम किस तरीके से ऑलिव रेडली टर्टल्स की पॉपुलेशन को सेव करें। ऑलिव रेडली टर्टल्स की पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग गई क्योंकि उसका इलीगल ट्रेड होना शुरू हो गया। लोगों को आपने घरों में देखा होगा कि टर्टल्स रखने का शौक है अपने एक्वेरियम में, बट पॉइंट इज, आप ये समझो कि वो टर्टल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में है वहां पर। तो इस तरीके से इलीगल ट्रेड नहीं शुरू होने चाहिए। अगर हमें फिश एंड दैट पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फिश जिसकी परमिशन है वहां पर, बस हमें उसी का कल्टीवेशन करना चाहिए, उसी की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी फिशेस जिनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड है, हमें उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ओवर फिशिंग एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज। जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, पेट्रोलिंग एजेंसीज हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो इन सारी एजेंसीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे ये आपस में।
फिशर फोक एजुकेशन गैप, ये एजुकेशन गैप हमेशा देखने को मिलता है कि ये एजुकेशन गैप, क्योंकि वहां पर क्या है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन लर्न की हुई है लोगों ने, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उनको वो चीज पता है कि ओशन में जाकर के हमें किस तरीके से जाल बिछाना है मछलियों को पकड़ने के लिए। बट अगर आप एजुकेटेड नहीं होगे तो आप इस बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे आगे, कल आप कैसे ब्रांडिंग करोगे, कल कैसे आप अपने कस्टमर्स खोजोगे, कल कैसे आप सेल्स करोगे। तो उनकी कम नॉलेज की वजह से, कम एजुकेशन की वजह से वो अवेयरनेस बहुत लिमिटेड रह जाती है। तो वो इसको एज अ ट्रेड ग्रो कर पाए, ये भी हमें चाहिए, क्योंकि यही कम्युनिटी जब प्रोड्यूस कर रही है तो हम चाहते हैं कि इस कम्युनिटी से ही बहुत सारे मेजर ट्रेडर्स निकल के आए, मैन्युफैक्चरर्स निकल के आए इसके लिए। इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक्स, जी हाँ, ये समस्या है क्योंकि फिश एक पेरिशेबल कमोडिटी है। पेरिशेबल मतलब खराब हो जाती है, उसकी एक लाइफ साइकिल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम, उसके बाद से वो खराब होने लग जाती है अगर उसकी सही से स्टोरेज नहीं की गई तो। समस्या ये है कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स की वो, जहाँ पे कंज्यूमर खड़ा है, जो कंजम्पशन के लिए पैसे दे रहा है, उस तक पहुँचाने में हमें कितना समय लगता है, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना है। तो उस टर्न अराउंड टाइम को हमें रिड्यूस करना है। और उसके बाद सबसे बड़ी मेजर समस्या जो हम देखते आ रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है। जो यहां पर लोग वर्क कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, उस समंदर में, वहां पर समुद्र का टेम्परेचर 90 परसेंटाइल से ज्यादा इंक्रीज कर जा रहा है। यानी कि जो ओशन का टेम्परेचर मान लो आप 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए था, उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से उस ओशन में जो मछलियां होनी चाहिए थी वो माइग्रेट कर जाती हैं दूसरी जगहों पे। इतने गर्म टेम्परेचर पे वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं, ये समस्या हो रही है। तो इसके लिए हमने देखा कि हमारी फिशेस कैसे माइग्रेट कर रही हैं, उनकी पॉपुलेशन खराब ना हो। तो इसलिए हम क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस की जरूरत है, हमें क्लाइमेट रेजिलियंस की जरूरत है इनटू दीज सेक्टर्स। कंक्लूजन, इंडियाज डीप डाइव इनटू द फ्यूचर। डीप डाइव इनटू द फ्यूचर, देखो इंडियन ओशन रीजन वह बहुत बड़ा एक्सपेंस है। इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, ठीक है। बहुत कम देश के पास ऐसा सौभाग्य हो पाता है कि वो एक पेनिनसुलर देश बन पाए। तो हमारे पास एक दो नहीं, 3 तरफ से ओशन है, ठीक है। हमारे नीचे भी ओशन है, लेफ्ट में भी और राइट में भी ओशन है। तो इंडियन ओशन रीजन जो है वो बहुत इनरिच है, बायोडाइवर्सिटी से इनरिच है, एनर्जी से इनरिच है, और मैं बताऊं आपको पॉलीमेटेलिक सी नोड्यूल्स, मिनरल से भी इनरिच है। इसीलिए हमने बनाया समुद्रयान। समुद्रयान या फिर आप कह सकते हो डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, समुद्रयान। तो ये समुद्रयान भी हमारे मरीन बायोडाइवर्सिटी के एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प करेगा और हमारे पॉलीमेटेलिक सी नोड्यूल्स को भी एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। यूजेस स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इट इज इंक्लूसिव एंड इम्प्रूव्स द लाइव्स ऑफ ऑल। हमें सबकी लाइफ के ध्यान देने हैं, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखना है। स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप देखो हमारे नेबरहुड कंट्रीज, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जब इससे पैसा कमा सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं कमा सकता? इंडिया बिल्कुल कमाएगा पैसा इससे। और ये इसको हम स्केल कर सकते हैं। एक बार अगर हमने कम्युनिटीज को ट्रेनिंग दे दी तो वो बार बार इससे अपने बेटर एक्सपेंसेस, बेटर पैसा कमा पाएंगे। क्रिएट्स जॉब एंड रिड्यूसेस पॉवर्टी, एंड्स हंगर। कितने सारे फायदे हैं, जॉब भी मिलेगी, लाइवलीहुड भी मिलेगी, गरीबी कम होगी, और हंगर, प्रॉब्लम ऑफ हंगर रैदर प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन, हिडन हंगर भी कम होगा। कंजर्व्स मरीन लाइफ एंड ओशंस, प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज से है हमारी कोस्टल कम्युनिटी, क्योंकि उनकी तो पूरी इनकम ही डिपेंडेंट है ओशन पे। तो अगर हम उनको सारी चीजें समझा करके, उनको सिखा करके स्किल दे देंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा ये। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तमिलनाडु सेटिंग एम्बिशियस गोल्स, तो इससे हमारे बाकी स्टेट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, सोचने के लिए मिलता है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर है 7303212303। हमारा P2I
प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम है, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम में। रीज़न बीइंग कि आपको बहुत अफोर्डेबल रेट पे आपको मेंटोरशिप, आपको 2026 में जब अटेम्प्ट देना है तो किस तरीके से तैयारी करनी है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की पूरी तैयारी हो जाएगी। और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, सो दैट कि आपकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की। आप 2026 में एग्जाम को प्लान कर रहे हो या 27 में प्लान कर रहे हो, तो आज से आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो कि आप एग्जाम को किस नज़रिए से देखते हो, कि पहले मुझे बेसिक सब्जेक्ट्स को कब पढ़ लेना चाहिए, कब मुझे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से एक मेंस का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, ब्लू इकोनॉमी। आप ब्लू इकोनॉमी हम कई कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, दिस इज हम बायोडाइवर्सिटी के केस में, या इंडिया की ब्लू इकोनॉमी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केस में देख रहे हैं। हम कहते हैं अब इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी करने जा रही है, तो एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर हम शिपिंग इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का नेवल डिफेंस सिस्टम, वहां पे हमने INS तमाल इंडक्ट किया अभी रिसेंटली, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के कई सारे डायमेंशंस हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हॉलिस्टिकली 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में सिलेक्शन होता है। तो आप मुझसे मिल सकते हैं एंड बात कर सकते हैं, और आप ये प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।